तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम दूसरा हमारा ये लेक्चर है या फिर जो भी वीडियो है, तो आज हमें पढ़ने वाले हैं सेट्स के बारे में। सेट्स के हमने बेसिक नॉलेज जो नंबर सिस्टम के बारे में है वो हमने गेन कर ली थी, और अब हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेट्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, किसने इनको इन्वेंट किया था या फिर किसने इनका लाया था, इनको किस लिए लाया था, तो वो हम सारी चीज़ें अभी इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे। और फिर कुछ बेसिक से प्रॉब्लम है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको सॉल्व करने के बाद आप आसानी से हर एक क्वेश्चन इसका कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इजी वे में, और आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले सेट्स का इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कंसेप्ट्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस। आप ये डेफिनेशन अपने बुक के अंदर या फिर नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं, और ये आपकी बुक के अंदर दे रखी है बड़े आराम से। आप वहाँ से भी जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे कि ये हमारी बुक है, इसके अंदर जो हमारी NCERT 11th क्लास की, उसके अंदर यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे दे रखा है। सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कंसेप्ट्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ सेट्स। अब यहाँ पे जैसे बताया गया कि सेट्स हमारे यूज़ होते हैं रिलेशन के कंसेप्ट और फंक्शंस के कंसेप्ट को डिफाइन करने के लिए। तो और ये साथ में स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड प्रोबेबिलिटी में भी काम आता है। मतलब कि सेट्स जो है ये बेसिक यूनिट है हमें दूसरे चैप्टर समझने के लिए, तो ये बहुत हमें हेल्प करेगा आगे जाके। तो ये इसकी मतलब नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। इसको किसने मतलब लाया था, थ्योरी जो दी थी सेट्स की, वो किसने दी थी? तो ये जर्मन डेवलपर थे, जर्मन डेवलप्ड the theory of set. It is the theory of set. मैथमेटिशियन थे हमारे ये, मैथमेटिशियन। ये आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से है ये। मैथमेटिशियन का नाम था हमारा, बढ़िया पेन से लिखते हैं यार, थोड़ा अच्छा लगेगा, जॉर्ज चैंटर। और ये जिए थे 1845 से लेकर 1918 तक। मतलब कि अच्छे खासे जी गए और अच्छा खासा हमें पढ़ने के लिए दे चुके हैं ये, तो आप पढ़ सकते हैं। और सेट्स ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा, प्रोबेबिलिटी में काम आएगा, ज्योमेट्री में काम आएगा। मतलब 11th और 12th क्लास में यार बहुत काम आएगा, और ये कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे ना, उसके अंदर भी बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये बेसिक सा चैप्टर है और आसान चैप्टर है और मज़ा तो आएगा आपको। तो अब हम समझने वाले हैं सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और सेट्स की असली जो डेफिनेशन है वो हम लिख लेते हैं पहले। डेफिनेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स की डेफिनेशन है, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? अब इसका मतलब सर भैया जो बोलना है बोल सकते हो, मेरा काम है आपको बताना है ना। मीन्स कि आप समझ गए ना एक बार, तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, क्योंकि मेरे को पता है कि कैसे, जो मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ अभी फ़िलहाल, पर मेरे को पता है कि कैसे स्टूडेंट को समझ आएगा, या फिर कैसे स्टूडेंट ग्रैब कर सकता है। कोई एवरेज स्टूडेंट है, फिर कोई टॉपर है, कोई भी इस वीडियो को देखेगा तो आराम से समझ सकता है। तो सेट्स की ये डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या लिखा है? वेल डिफाइंड। मतलब जो ऑथेंटिक चीज़ है, यहाँ पे वर्ड आएगा ऑथेंटिक, तो मतलब सही है, ट्रुथ है, वही यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। फॉल्स थिंग्स नॉट अलाउड। मतलब कि वेल डिफाइंड क्या चीज़ होती है? जो सही होती है, डिसिप्लिन में होती है, ऑथेंटिक होती है, और जो सही होती है वही चीज़ यहाँ पे कलेक्शन में आएगी ऑब्जेक्ट्स की, बाकी सारी कोई नहीं आएगी। अब मतलब क्या हुआ इसका? जैसे मैं आपको बोल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट 5 इवन नंबर मुझे बताओ कौन कौन से होते हैं। तो आप बोलोगे सर 5 इवन नंबर 2, 4, 6, 8 और 10 ये होते हैं। तो अब ये क्या बन गया? अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? जब भी कोई नंबर या फिर किसी चीज़ को लिखा जाए, मैं जैसे इसको मैंने लिखा था लैंग्वेज फॉर्म में, अब मैंने इसको लिख दिया नंबर फॉर्म में। अभी ये क्या हो गया? हमारे सेट हो गया। ये सेट किस चीज़ का हो गया? फर्स्ट 5 इवन नंबर, इसी को तो सेट बोलते हैं। जैसे हमारे पास एप्पल है, 12 एप्पल हैं, हम बोल सकते हैं कि ये जो 12 एप्पल है उसका हमारे पास सेट पड़ा हुआ है, या फिर डज़न पड़ा हुआ है। बनाना का हमारे पास 12 डज़न का एक सेट पड़ा हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो सेट कुछ नहीं है, एक तरीके से ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। जो ऑब्जेक्ट्स हमारे अंदर एक, जैसे मान लीजिए बैग है, उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हमने उठा के बस बैग को नाम दे दिया कि ये सेट है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। बट ऑब्जेक्ट तो हैं, पर वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, मतलब वेल डिफाइन होनी चाहिए, उनका कुछ मीनिंग होना चाहिए। मतलब अगर गलत कुछ भी आप बोल दो कि इसका सेट है, तो वो नहीं माना जाएगा मैथमेटिक्स के हिसाब से। ऐसे अपने में तो कुछ भी बना सकते हो कि इसका सेट है, उसका सेट है, बट मैथमेटिक्स के हिसाब से आप वेल डिफाइन होना चाहिए, वो उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। अब जैसे ये मैंने एग्जाम्पल दिया, अब मैं बोलूँ यहाँ पे फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर,
फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। अब आप बोलेंगे फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर है। और मैंने नेचुरल नंबर बताए थे कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यहाँ पे 1 इंक्लूड होता है तो हम ये वाला साइन लगाते हैं, ये मतलब ये इंटरवल लगाते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा ये इंटरवल क्यों यूज़ होता है। तो ये हमारे ये भी सेट बन गया। अब ये बोलेंगे सर ये ब्रेसेस ये क्या लगा रहे हो। जब भी हम सेट को क्लोज़ करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को लिखते हैं, सेट को लिखते हैं, तो ये ब्रेसेस आ लेते हैं। मतलब इनको ऐसे बनाया जाता है, आप जैसे बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं, पर ऐसे होते हैं इनका साइन। और अपनी एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं इनका कैसे जो ब्रेसेस हैं उनको फॉर्म किया जाता है। फिर दूसरा एग्जांपल मैं बोल दूँ, दूसरा होता है वोवल्स का। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे वोवल्स हमारे पास कौन से होते हैं, ए आई ई ओ यू, ये हमारे 5 वोवल्स हो गए। अब मैं इनको बोलूँ कि ये सेट ऑफ वोवल्स है, तो यहाँ पे मैं ब्रेसेस लगा दूँगा, तो मैं इसको सेट बोल सकता हूँ। जब भी मैं ब्रेसेस लगा दूँ किसी भी चीज़ पे, मैंने ये नंबर लिखे, नॉर्मल लिखता तो कोई उनका कोई महत्व नहीं है, मतलब उनको सेट में नहीं बोलता। पर उनके पीछे ब्रेसेस और आगे ब्रेसेस लगा दिया मैंने, उनको कर्ली ब्रेसेस बोलता हूँ मैं। और मैं नहीं, मतलब कि मैथमेटिक्स में ये कर्ली ब्रेसेस के नाम से जाने जाते हैं, और ये हमारे यूज़ होंगे बहुत ज़्यादा भी। तो इनको आप जितना जल्दी याद कर सकते हैं अपनी दिमाग की खोपड़ी में बसा लें, उतना फ़ायदा है, और घाटा तो कुछ होगा नहीं आपको, क्योंकि बेसिक से तो पढ़ ही दो। तो ये सेट्स इसलिए यूज़ होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नॉन डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड कौन से होते हैं। ये तो वेल डिफाइन हो गए कि हाँ मतलब पता है आपको कि ये गारंटी यही होने वाले हैं, मतलब आपको ट्रुथ पता है, मतलब हाँ यही होगा। अगर मैं बोलूँ कहीं भी दुनिया में जाके 5 इवन नंबर्स कौन से होंगे, तो 2 4 6 8 10 ही बताएगा भैया, कुछ और नहीं बता सकता। अब मैं बोलूँ किसी और श्रीलंका को जाके बोलूँ कि भैया फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर बताओ, तो 1 2 3 4 बताएंगे। अगर मैं कहीं भी इंग्लैंड में बोल दूँ जाके कि वोवल्स बताओ, तो वो ए आई ओ यू ही बताएगा, और कुछ बता ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि ट्रुथ ही यही है, और कुछ वो बोलेगा नहीं। ये हो गए वेल डिफाइंड। अगर आपको ये इसके नोट्स चाहिए तो मैं नीचे एक लिंक डालूंगा, उस वो ड्राइव है पूरी, उसके अंदर ये सारे नोट्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। और अगर आप नोट्स साथ साथ बना लें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको आदत नहीं है, अगर आप यहाँ पे समझ लें और वो नोट्स आके वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे मेरी यही सजेशन है कि आप मेरे साथ ही बनाएं नोट्स। इससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आप साथ साथ में पढ़ेंगे और लिखेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का कि आप, मैं पढ़ाऊँ, जैसे मैंने ये टॉपिक पढ़ाया आपको पूरा, डेफिनेशन ऑफ सेट्स, सेट्स क्या होते हैं, फिर एग्जांपल दिए उसके, मैं पूरा पढ़ा दूँ। उसके बाद आप लिख लें, साथ साथ में समझें, बस समझें, उसके बाद पॉज की वीडियो लिख लें आप। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, इससे आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें फंस जाती हैं आराम से, और आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब नॉन, जैसे कि मैं बोल दूँ, मैं वेल डिफाइन तो पता चल गया क्या चीज़ें होती हैं। अब नॉट वेल डिफाइन, मतलब कि नॉट वेल डिफाइन में ये भी तो पता होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हमें ये पता है ज़िंदगी में कि क्या करना है, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। मतलब अच्छी हैबिट्स लानी है तो गंदी हैबिट्स नहीं लानी, ये तो पता होना चाहिए ना। तो कौन सी वो गंदी हैबिट्स हैं, मतलब कि गंदे, मतलब वेल नॉट डिफाइंड सेट्स कौन से हैं, वो हम भी जान लेते हैं। अगर मैं आपको बोल दूँ बेस्ट 3 प्लेयर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया बोल दिया मैंने आपको। अब यहाँ पे तो मैं एक बंदे से पूछता हूँ कि भैया 3 प्लेयर्स बताओ इंडिया के जो बेस्ट हैं, वो बोलेंगे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और सुनील छेत्री। अब फिर मैं दूसरे बंदे से बोलूँ कि भैया तुम बताओ, तो इसने बोला सचिन, इसने बोला विराट, इसने बोला विराट या फिर धोनी ले लो, ठीक है। अब ये बोलेगा सानिया नेहवाल और ये पहलवान जी को ही बोल देंगे, या फिर कुछ और बोल देंगे। मतलब हर एक बंदे से अलग अलग, मतलब मुझे वो मिल रहे हैं इन्फॉर्मेशन जो गैदर हो रही है मेरे पास, वो हर एक बंदे से अलग अलग हो रही है। पर्सन 1 से अलग हुई, पर्सन 2 से अलग हुई, पर्सन 3 से अलग हुई। कोई बोलेगा प्रदीप नरवाल अच्छा प्लेयर है, कोई बोलेगा अमित क्या बोलते हैं जो भी उनका नाम है वो बोल सकता है, अनूप कुमार अच्छा प्लेयर है कबड्डी का। अलग अलग बंदों से अलग अलग हमें इसके वो मिलेंगे कॉन्टेक्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये हमारा वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता कि अब वो तो चेंज होता रहता है हर जगह की, 2019 में कोई अच्छा था, 2020 में, तो इसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि ये वेल डिफ़ाइन सेट है एक। तो वेल डिफ़ाइन तो है नहीं ये, तो ये सेट भी मतलब एक तरीके से नहीं है, मतलब सेट तो है पर ये वेल डिफ़ाइन नहीं है, तो हम इसको सेट्स की कैटेगरी में ऐसे मानते नहीं हैं। तो और फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं, बेस्ट मोबाइल इन इंडिया, मोबाइल्स इन इंडिया। अब बोलेंगे सर बेस्ट मोबाइल तो एक ही है अपना, एक तो रियलमी का हो गया, एक अपना ओप्पो का हो गया, एक अपना वन प्लस का हो गया। ये बोल दिया मैंने। फिर आप बोलोगे सर एप्पल का बढ़िया है, सैमसंग का बढ़िया है, सैमसंग, ये मेरा सैमसंग का नंबर है, किस किस को समझ आया तो बताना, ठीक है। सैमसंग किसी का हो गया, किसी का एप्पल हो गया, किसी का चेरी हो गया, कुछ भी ले सकते हो जिस चीज़ को पसंद है। अभी हर एक बंदे से मैं पूछूंगा तो वो अलग अलग बताएगा, इसका मीन्स ये भी एक वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जो हर एक बंदे के लिए सेम हो, वही उसको सेट बोल सकते हैं एक तरीके से।
ये आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो हर एक बंदे के लिए सेम हो चीज़, वही एक सेट होता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने पूछूंगा फर्स्ट 5 इवन नंबर, किसी भी बंदे से पूछ लूँ इंडिया के, वो यही बताएगा। ये पूछ लूँ मैं किसी भी बंदे से, इंडिया में, इंग्लैंड में, वर्ल्ड में किसी से भी, आउट ऑफ वर्ल्ड जाओगे वहाँ एलियन होंगे, उनका पता नहीं हमें कुछ, पर यहाँ पे मैं किसी से पूछ लूँ तो 1 2 3 4 ही बताएगा, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, और इनका तो हर एक बंदा अलग अलग बताएगा, तो ये फिर वेल डिफाइंड नहीं हुए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी सेट्स की, उस पर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट मतलब क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं छोटी मोटी, 1 2 या 3 है मुश्किल से, उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, उनको कैसे लिखना है, और ये 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ आप समझ जाएंगे तो मतलब सेट्स आपने यहीं पे आपका ख़त्म हो जाएगा आराम से। आप मास्टर मतलब तो नहीं बन जाएंगे, पर आप जो फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज है उसके लिए काबिल हो जाएंगे, सॉल्व कर सकते हैं उसे आप। तो हम पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं क्या क्या है। तो अब हम पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या है, रिटन इन एनी ऑर्डर। अब इसको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। अगर कोई सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, इसको मैं सेट बोल सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर ब्रेसेस लगे हुए हैं, ये ब्रेसेस बाहर भी है और फिर अंदर, मतलब कि दोनों साइड ब्रेसेस लगा हुआ है इसका। एक में ए हमारा सेट है, ए हमने रिप्रेजेंट किया सेट को, इस सेट ये ए है हमारा, और ये हमने सेट बना दिया 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर ये नंबर्स नहीं, ये डिजिट है हमारे। तो अब मैं इसको बोलूँ कि, अब मैं बोलूँ कि भैया किसी ने मेरे को ऐसे लिख के दे दिया कि 6 5 2 3 1 4, ये दे दिया मुझे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, वही सेम नंबर्स हैं, वही सेम डिजिट हैं सारी की सारी, पर ऑर्डर अलग है, मतलब कि उल्टी पुल्टी करके लिख दी किसी, या फिर किसी में असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकता है कोई, 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 1, ऐसे भी लिख सकता है। और किसी ने असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में लिख सकता है। सेट की एक खास बात है, कोई भी ऑर्डर फॉलो हो सकता है वहाँ पे, किसी भी ऑर्डर में वो दे सकते हैं। वो आपको कितना ईजी वे में लेना है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को इसी वे में ऐसा लगता है कि सबसे छोटा नंबर पहले लिख लिया जाए, उसके बाद जो बड़े बड़े नंबर हैं उनको लिख लिया जाए, तो आराम से मैं ऐसे लिख लेता हूँ और फिर मेरे को ईजी हो जाता है। क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है कि ऐसे दे दे और पूछे कि ये सेट मतलब ऐसे लिख सकते हैं, सही है गलत है, ऑर्डर कोई भी लिख सकते हैं सेट के अंदर, हाँ कोई भी ऑर्डर लिख सकते हैं, ये बहुत बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है इसकी। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये है, पहली प्रॉपर्टी हमने समझ ली अच्छे से कि इसमें ऑर्डर मतलब क्या होता है। ऑर्डर कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं हम उसके डिजिट को उल्टा पुल्टा करके, बेसिक मीनिंग इसका यही है। और दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है सेम एलिमेंट कांट बी रिपीटेड इन सेट्स। अब इसका मतलब क्या है, सेम एलिमेंट कांट बी, अब हम सेट ए ले लेते हैं एक, उसके अंदर 1 2 3, ये हमारे पास एक सेट है, बिल्कुल परफेक्ट सेट है, मतलब इसको हम सेट बोलेंगे, ठीक है। अब एक और सेट में ले लेता हूँ ए इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 3। अब यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर आपको ऐसे डिजिट्स के मल्टीपल मिल जाएँ, मल्टीपल इन द सेंस कि डबल्स ही मिल जाएँ, मतलब ये 1 है ये भी 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 3, 3 बार 3 3 है, तो मैं ऐसे थोड़ी लिखूँगा कि हर एक बार 3 लिखूँ। सेम एलिमेंट कभी भी सेट्स के अंदर रिपीट नहीं होता, मतलब नहीं होता। अगर वहाँ 1 2 बार लिखा हुआ है तो आपको एक नया बनाना पड़ेगा, 1 लिखो, फिर 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखो सिंगल, 3 लिखा हुआ है तो 3 लिखो। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि हम बार बार ऐसे लिख के। तो इसका मतलब यही है, अगर आपको कोई सेट में मान लो कोई इक्वेशन है आपकी ऐसी x² - 4 = 0, तो x की वैल्यू क्या आती है अपनी, एक तो प्लस और ये माइनस, तो अब इसका सेट क्या बनेगा हमारा, -2 +2। पर यहीं पे आपकी दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ जाएँ किसी चीज़ के अंदर, तो आप दोनों की जगह मान लो आपकी 2 आ रही है, तो इसको हम लिखेंगे सेट्स के अंदर 2। सिंपल चीज़ यही है और आप आसानी से इसको समझ सकेंगे। बेसिक सी क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी है सेट्स की, ये 2 प्रॉपर्टी हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कैसे किया जाता है। थोड़े पेन चेंज करके करेंगे, थोड़ा मज़ा आता है। और यही इसकी खास बात, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, देख सकते हैं आप 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, और इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें 7 एलिमेंट हो गए, बट यहाँ पे सेम एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, इसलिए हमने उसको ऐसी वाली फॉर्म में लिख दिया बहुत ईजी तरीके से। अब आते हैं हमारे पास हाउ रिप्रेजेंट सेट्स, एक ये भी प्रॉपर्टी है। फिर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है सेट्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक्सरसाइज अपनी 1.1, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। अब इसका मतलब क्या है बेसिकली ये समझ लेते हैं हम, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। ये इसको सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, 2 वेज होते हैं यहाँ पे हमारे रिप्रेजेंट करने के। पहला वे होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म,
सेट बिल्डर फॉर्म, आप घबराइए मत, इसका नाम सुन के बहुत ही ईजी आराम से हम समझेंगे। और दूसरी होती है अपनी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर मतलब जानते हो ना, कैरिमिनाटिक रोस्ट कर देता है सबको, ऐसी रोस्टर फॉर्म होती है अपनी। तो रोस्ट मतलब कि रोस्ट, बेइज्जती मार दी किसी की भी, ठीक है। बेइज्जती हो जाती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, आराम से खाओ बेइज्जती और फिर ठुकरा के मेरा प्यार कर दो सबको, ठीक है। तो अब रोस्टर फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं? अभी तक हम जो सीखते आ रहे हैं, जो हम करते आ रहे हैं, वो क्या थी? रोस्टर फॉर्म थी, जो हम ऐसे लिख देते A = 1 2 3 4। इसको जो हमने रिप्रेजेंट किया, ये रोस्टर फॉर्म है। अगर मैं यहाँ पे B लिखूँ, एक सेट 1 2 4 6 8, इसको मैं बोलूँ कि ये क्या है? ये भी एक रोस्टर फॉर्म का ही एक पार्ट है। तो जो भी हम ब्रेसेस के अंदर एक एलिमेंट लिखते हैं, जब एलिमेंट लिखें हम हर एक एलिमेंट की, ये एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ऐसे करके एलिमेंट लिखते हैं जब हम अपने सेट के अंदर, तो उसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर का हमने अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं बोलूँ कि 1 2 3 4 ये क्या है? अब आप बताइए मुझे। फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर ही है ना, ये देखा जाए तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। मैंने बोल दिया दीज आर फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। अब ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कि इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? ब्रेसेस लगाना है सबसे पहले, उसके बाद x लिखना है, फिर यहाँ पे ये 2 कॉलन लगाने हैं, उसके बाद x लिखना है, उसके बाद इज़ अ नेचुरल नंबर फर्स्ट, यहाँ पे लिखते हैं इज़ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। अब यही सेम चीज़ यही है। अगर मेरे को ये फॉर्म दे दी जाए कि x इज़ एन फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, तो मैं ये लिख दूँगा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे 1 2 3 4। रिप्रेजेंट करने का तरीका वही है सेम, बस यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में ये फ़र्क होता है कि आप सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आप क्या करते हैं कि जो आपकी जो नॉर्मल एलिमेंट वाली फॉर्म होती है, एलिमेंट फॉर्म जो होती है उसके अंदर आप लैंग्वेज में लिख देते हैं बस, और कुछ फ़र्क नहीं होता उसमें। बस उसको रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्म होता है कि जैसे यहाँ पे बेसिस लगाया, यहाँ पे x लिखा, फिर यहाँ कॉलन लगाया, फिर x लिखा, उसके बाद जो आपकी x की वैल्यू है, x की वैल्यू मीन्स ये जो डिजिट हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी वैल्यू क्या है, उनको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं किसी फॉर्मूले से या फिर किसी भी चीज़ से, वो आगे हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। अब मेरे को बोल दिया जाए कि x इज़ एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, तो इसको मैं कैसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे कुछ नहीं, इवन नंबर क्या होते हैं? ऑड इवन। इवन यहाँ से ऐसे पता लगता है ना, ऑड इवन। तो इवन मतलब जो 2 के मल्टीपल हो, 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसे करके समझ आया आपको? तो 2 हो गया, 2 नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है भाई, 2 तो नेचुरल है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अब उसने कोई बाउंड्री नहीं दी कहाँ तक, फर्स्ट 4 फर्स्ट 6 फर्स्ट 10 फर्स्ट 50 60 1 लाख 2 लाख कुछ नहीं दिया, तो ये जाएंगे इन्फिनिटी तक, इनकी कोई सीमा नहीं है, कोई अनंत काल तक, थैनोस अनंत ब्रह्मांड कर दूंगा, वही है सिस्टम इनका, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके इन्फिनिटी तक जाते हैं। और अगर यहाँ पे बाउंड्रेशन दी होती कि फर्स्ट 4 इवन नेचुरल नंबर, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 8 पे ख़त्म कर देता और यहीं पे मेरा आंसर फिनिश हो जाता, कंप्लीट हो जाता, मेरे को यहाँ पे 1 नंबर मिल जाता अगर ये क्वेश्चन मेरा टेस्ट में आया होता। तो ये इसकी फॉर्म को लिखने का तरीका है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग और इसको समझते हैं। जैसे कि हम C एक सेट ले लेते हैं, इसको थोड़ा रख लेते हैं सही से। C सेट लेते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं, x कॉलन x इज़ n। अब क्या लेते हैं, s इज़ n वॉवल्स। जैसे हमने वॉवल्स देखे थे उस टाइम पे, A E I O U, ये हमारे 5 वॉवल्स हैं। तो वही मैंने सेम चीज़ लिखी, x इज़ n वॉवल, x इज़ n वॉवल मतलब वॉवल हैं। तो क्या वॉवल हैं भैया, वो यही हैं। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो वो ये हो गई अपनी कौन सी फॉर्म, यहाँ पे देख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई है हमारी, और ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हमारी रोस्टर फॉर्म। कोई नहीं, रोस्टर फॉर्म हो गई हमारी ये आपने रोस्टर फॉर्म ही सारी समझ ली। अब यहाँ पे आता है एक छोटा सा कंसेप्ट और प्यारा सा कंसेप्ट जो आपको आगे काम आएगा, क्योंकि कंसेप्ट आप समझ गए ना, तो एक्सरसाइज आपकी ऐसे न्यू करके हो जाएंगी, आपकी बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आता है यहाँ पे बिलोंग्स का कंसेप्ट। अब ये बिलोंग्स क्या होता है भैया, ये समझा दो। बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है और ये साइन क्या होता है। अब इसको ध्यान से आप समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। जैसे कि देखिए, बिलोंग्स टू, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है कि ये आपके ये जो रिलेशन वाले हैं आपसे बिलोंग करते हैं, मतलब कि आपसे रिलेटेड हैं। बिलोंग मतलब रिलेटेड, मतलब इससे कुछ संबंध है इनका, कोई भी संबंध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप किसी
अपने क्लासमेट दोस्त से रिलेटेड होते हैं, फिर किसी भी बिलोंग होते हैं, किसी से भी मतलब रिलेशन से बिलोंग हो सकते हैं कि आप इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, बिल्कुल भिखारी मेरी तरह फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, जैसी फैमिली से आप बिलोंग करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो आप ये वाला जो साइन होता है ऐसे करके ई बनाना, और ये ई थोड़ा सा ऐसे करके बनाना होता है। आप देख सकते हैं हमारे बुक के अंदर भी दे रखा है, उसके अंदर देख लेना आप कैसे बना हुआ है, थोड़ा सा स्टाइलिश में बना हुआ है उसके अंदर, ऐसे करके ऐसे ई ऐसे। तो ये इसका मतलब साइन होता है एक तरीके से। तो इसको हम कैसे लिखते हैं उसको हम समझ जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए आपको मैं एक सेट देता हूँ A 1 2 3 4 5 6। अब मैं बोल दूँ कि A जो है वो हमारा एक सेट है, ठीक है, मान लिया सर सेट है हमारा। अब मैं बोल दूँ कि 1 जो है वो बिलोंग करता है A सेट को, क्या सही है ये? अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो आपके परिवार में ये सारे लोग हैं, मतलब भाई है, बहन है, ये चाची है, मौसी है, पापा मम्मी, सारे लोग हैं, ठीक है। अब आप ये हो मी, मतलब मैं हूँ ये, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि ये हमारे परिवार का नाम है A। अब मैं बोल सकता हूँ कि मैं इस परिवार से बिलोंग करता हूँ, मतलब कि 1 नंबर A परिवार से, फैमिली से बिलोंग करता है। भैया चेक करेंगे कि हाँ करता है क्या, देख लेते हैं एक बार। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, क्या बना रहा है इसमें? बना रहा है, मतलब कि ये बिलोंग करता है, बिल्कुल सही। अब मैं पूछूंगा कि 2 मतलब मौसी जी इस परिवार को बिलोंग करती हैं क्या, मतलब A परिवार को बिलोंग करती हैं, मतलब कि 2 नंबर A को बिलोंग करता है। मतलब चेक करना पड़ेगा कि 2 जो है वो A सेट में है या नहीं है। तो हम चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 आ रहा है भैया, मतलब कि बिलोंग करता है, मतलब ये भी सही चीज़ है। अब मैं बोल दूँ कि 10 बिलोंग करता है क्या A को। अब हम चेक करेंगे कि 10 बिलोंग कर रहा है A को, नहीं कर रहा। तो हम चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6, 10 तो कहीं आ ही नहीं रहा, मतलब कि 10 जो है वो एक सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। बिलोंग नहीं कर रहा मतलब कि इस सेट के अंदर मौजूद ही नहीं है, रिलेटेड ही नहीं है, बिलोंग ही नहीं है। तो बिलोंग्स नॉट टू, मतलब बिलोंग्स टू का साइन ये होता है, और बिलोंग्स नॉट टू का साइन होता है नॉट, मतलब नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू इसका साइन होता है वही सेम साइन, उस पर कांटा मार दो, ख़त्म। ये सेम साइन, इस पर कांटा मार दो, मतलब इस पर अब ये सही हो गया, पहले नहीं सही था। अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो ये गलत होता, अब सही है। ये सही है मतलब ये नहीं कि मतलब ये बिलोंग कर रहा है, सही मतलब ये इन द सेंस कि बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये वाला साइन मेरा सही है। अगर मैं बोल दूँ 3 है, वो बिलोंग्स कर रहा है A को, बिल्कुल कर रहा है सर, कर रहा है। 3 है, यहाँ पे है 3। 4 बिलोंग कर रहा है क्या A को, बिल्कुल कर रहा है सर, है। 5 कर रहा है, 5 भी बिलोंग कर रहा है A को सर, है। अब मैं बोलूँ यहाँ पे 8 बिलोंग्स कर रहा है A को, नहीं कर रहा, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे 8 बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस मार दूँ एक, बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स का मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, नहीं कर रहा भैया, तो राइट। इस पर एक क्वेश्चन है, वो आसानी से आप एक्सरसाइज के अंदर 2 मिनट के अंदर कर देंगे। मैं आपको बस थोड़ा सा बताऊंगा और आप निकाल देंगे उसको ऐसे ही। तो हमारा ये बिलोंग्स टू वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे ख़त्म होता है, और अब यहाँ पे हमारी ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है, और फिर हम मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। उससे पहले यार एक काम कर दे, छोटा सा काम ये है कि सब्सक्राइब कर दो। स्पेलिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब होना चाहिए, बस सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और बस इतना ही चाहिए। और कुछ नहीं, मेहनत कर रहा हूँ थोड़ी सी आपके लिए, अपने लिए, अपने भी इम्प्रूव हो जाएगा, आपका भी इम्प्रूव हो जाएगा। और मैथमेटिक्स है बहुत मज़ेदार चीज़ है, तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज मिलते हैं, तो आज के लिए एक प्यारा सा शब्द जय हिंद, यही सबसे ऊपर है, उसके अलावा कुछ ऊपर नहीं है मेरे हिसाब से। आप बताइए कमेंट में, जय हिंद कमेंट कीजिए। और आज के लिए हमारा यहीं पे ख़त्म होता है 11th क्लास का बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स चैप्टर 1, ये हमने बेसिक पढ़ लिया है। अब एक्सरसाइज 1.1 हम करेंगे। तो इसके नोट्स अगर आपको चाहिए, मतलब बिल्कुल लाइन बाय लाइन की, ये पेज नंबर 2 3 ऐसे करके, तो आप यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस पर जाके आप आराम से निकाल सकते हैं जो भी आपको ज़रूरत होगी। तो थैंक यू आज के लिए, राम राम, जय हिंद।